में हम नहीं जाना चाहते, हमारे लायक ये चुनाव नहीं है, हमें तो सीधा लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, इस तरह के चुनाव में हम जाना चाहते हैं। तो वही नतीजे कांग्रेस पार्टी के सामने निकल कर आ रहे हैं। देखिए, अगर इस तरह की बातें कोई छोटा मोटा नेता कहता नाज़मीन तो समझ में आता कि चलिए उनकी अपनी एक सोच हो सकती है, लेकिन इतना तजुर्बा रखने के बाद, इतना अनुभव प्राप्त करने के बाद, हासिल करने के बाद अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस तरह की बातों को, बीजेपी ने अगर उनके पसंदीदा उम्मीदवार को नहीं उतारा तो यानी कि उनका समर्थन भी उस बीजेपी उम्मीदवार को नहीं मिला है, और ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब हो सकता है कि बड़े नेता आपस में अगर इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो पार्टी को नुकसान। चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का या फिर निकाय चुनाव ही क्यों ना हो, हर चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियों के लिए टेढ़ी खीर बन जाती है, या कहें कि हर पार्टी के लिए जरूरी हो जाता है कि चुनाव कोई भी हो, जीत उनकी ही हो। अब ऐसे में हरियाणा में 2 मार्च को निकाय चुनाव हुआ और 2 मार्च को हुए निकाय चुनाव के आज परिणाम सामने आ रहे हैं, और ऐसे में मुकाबला हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिला। जहां चुनाव हुए इसमें 10 नगर निगम शामिल थे, जिसमें से 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर उपचुनाव हुए, अंबाला और सोनीपत। इसके अलावा 32 निकायों के परिणाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में शुरुआती रुझान जहां कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, तो वहीं दिन ढलते ढलते परिणाम कहीं ना कहीं सच भी होते हुए नजर आए। जो रुझान थे वो परिणाम में बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगभग देखा जाए तो 36 वार्ड पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध चुनाव जीत ही चुकी है, और इसके अलावा 10 नगर निगम की जो सीटें हैं इस पर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर आगे चल रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी के जरिए जो बड़ा बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया था कि छोटे मोटे चुनाव हमारे लिए जरूरी नहीं होते हैं, क्या यही चुनाव अब कांग्रेस पार्टी की नैया को डुबाता हुआ नजर आएगा? क्या विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार आ जाना, क्या निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है? तमाम सवाल जुड़ जाते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई, और निकाय चुनाव की बात करें तो पहले से ही 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, और इसके अलावा बात करें तो एक पर कांग्रेस पार्टी है और एक पर एक और पार्टी यहाँ पर हरियाणा में नजर आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी की कमी यहाँ पर नजर आती है? देखिए नाज़मीन, पहली बात तो ये समझ में आती है कि कांग्रेस पार्टी शायद चुनाव जीतने का उनका मन ही नहीं था, या वो चुनाव में जो हिस्सा लेना चाहते थे वो अधूरे मन के साथ में जाते हुए दिखाई पड़े। जैसा आपने शुरू में भी कोट किया कि भूपेंद्र हुड्डा ये बात कहते हुए नजर आए, जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, कई बार के विधायक हैं, कई बार की कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे थे कि भाई छोटे मोटे चुनावों में हम नहीं जाना चाहते, हमारे लायक ये चुनाव नहीं है, हमें तो सीधा लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, इस तरह के चुनाव में हम जाना चाहते हैं। तो वही नतीजे कांग्रेस पार्टी के सामने निकल कर आ रहे हैं। देखिए, अगर इस तरह की बातें कोई छोटा मोटा नेता कहता नाज़मीन तो समझ में आता कि चलिए उनकी अपनी एक सोच हो सकती है, लेकिन इतना तजुर्बा रखने के बाद, इतना अनुभव प्राप्त करने के बाद, हासिल करने के बाद अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस तरह की बातों को सामने रखें कि भाई इस तरह के चुनावों में हम नहीं जाएंगे, तो ये बताने के लिए काफी हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी अपना संगठन मजबूत नहीं करना चाहती। जो कार्यकर्ता जमीनी लेवल पे कहीं ना कहीं पार्टी के साथ में जुड़कर या पार्टी के लिए काम करना चाहता है, उसके लिए हौसले आप तोड़ना चाहते हैं, उसके हौसले आप खत्म करना चाहते हैं, और यही नतीजों में भी दिख रहा है। जो नतीजे आपने कोट किए कि लगभग जो 10 सीटें हैं उनके ऊपर जो रुझान है उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही, तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी हो जाता है, और जरूरी भी हो जाता है कि जो अनुभवी लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, क्या कांग्रेस पार्टी को उनकी जरूरत है? अभी आपने देखा कि जब विधानसभा से बाहर निकल रहे थे, बीजेपी के एक नेता ने उनको टोका, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कहते हुए नजर आया कि हमारे पास 37 विधायक हैं, तो क्या वो 37 विधायक उनके हैं, उनके पास में, उनके समर्थन में, ये बताना चाहते हैं? और क्या वो एक संदेश कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं कि अगर आपने कुछ भी मेरे खिलाफ फैसला किया
या हमारे वो कह सकते हैं हितों को अनदेखा करते हुए कोई फैसला किया तो यहाँ पर जो 37 विधायक है वो हमारे कब्जे में आ सकते हैं। तो ये जो लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बड़ी लीडरशिप है या जो अनुभवी लीडरशिप है उसके जो तेवर हैं, जिस तरह से वो नजर आते हैं, ये बताने के लिए काफी हो जाता है कि वो पार्टी से ज्यादा अपने हित के बारे में सोचते हैं, अपनी चीजों के बारे में सोचते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी का जो कह सकते हैं मुकाम है, जो इस समय कहा जा सकता है कि देश की सबसे मजबूत पार्टियों में से एक होती थी, आज सबसे ज्यादा कमजोर या लड़खड़ाती हुई नजर आती है। वजह साफ दिखाई देती है कि जो अनुभवी लीडरशिप है वो नहीं चाहती कि उनके अलावा कोई बंदा आगे या कोई नेता आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। सर अगर हम बात करें तो निकाय चुनाव से पहले, चुनाव से ही पहले हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री हैं अनिल विज, वो नाराज नजर आए थे। नाराजगी मुख्यमंत्री से भी थी, नाराजगी विपक्ष के चेहरों के साथ, मुख्यमंत्री की तस्वीरों के साथ भी थी, लेकिन नाराजगी निकाय चुनाव में उनके समर्थकों को जगह न मिलने को लेकर भी थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट को होल्ड किया, बदलाव किया और अनिल विज के समर्थकों को जगह दी। आज अंबाला के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्या यहाँ पर वर्चस्व अनिल विज का भी दिखाई देता है? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह की बात आपने कही नाज़मीन, देखिए अनिल विज अनुभवी नेता है, बड़े नेता है बीजेपी के, और कभी भी अगर आपस में कोई गहमा गहमी होती है, कोई नाराजगी नजर आती है, कोई ऐसा मनमुटाव दिखाई देता है, तो ये बीजेपी की सबसे बेहतर और खूबसूरत बात है कि वो साथ बैठते हैं, बात सुलझाते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। यही अनिल विज अगर 10-15 दिन पहले देखेंगे तो नायब सिंह सैनी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, अपने ही नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे आला कमान पे पता चलता है कि भाई इन बातों को लेकर नाराज हैं, वो बैठते हैं और साथ में सारी चीजें शॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर मुझे लगता है कि हम लोगों को हैरानी करनी चाहिए कि कोई भी तवज्जो या तरजीह नहीं दी जाती या बात करने की गुंजाइश भी नहीं रहती। शैलजा अलग कुनबा है, हुड्डा जी का अलग कुनबा है, और चुनावी लेवल पर अगर देखा जाए तो दोनों की राहें अलग नजर आती हैं। और पार्टी का जो गर्त में जाना है वो सबसे बड़ा कारण यही है कि जब आपके नेता विपक्षी लोगों के साथ में लड़ाई करने के बजाय जब आपस में लड़ाई करते हैं तो पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ता है। जरा देखिए शैलजा ने किस मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा, क्या खबर आपके सामने आई नहीं आई होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हुए नजर आए कि अरे छोटा मोटा चुनाव क्या लड़ेंगे, हटाइए। तो ये जो कहीं ना कहीं जो उनका नजर आता है कि रूप की भैया ये जो चुनाव है इनको हम लड़ना नहीं चाहते, इनसे हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको पहली सीढ़ी तो मजबूत करनी पड़ेगी। लेकिन पहली सीढ़ी को ही जब आप कुछ नहीं समझेंगे तो बाकी सीढ़ी पर आप कैसे जाएंगे, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी, ये तमाम जो बड़ी लीडरशिप है, जो आला कमान है कांग्रेस पार्टी का, वो तमाम तरह से जुगतबाजी में भिड़ा हुआ है, किसी तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए। लेकिन जब जमीनी स्तर पर आप कह सकते हैं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तवज्जो नहीं दोगे तो अंजाम यही निकल के सामने आएगा। सर अगर हमने यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की, हमने अनिल विज की बात की, तो हम राव इंद्रजीत सिंह की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि गुरुग्राम और मानेसर ये वो सीट हैं जहां पर राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा देखने को मिलता है। और गुरुग्राम से तो कई बार सांसदी का चुनाव जीतकर वो केंद्रीय राज्य मंत्री तक बने हैं। लेकिन राव इंद्रजीत की भी वही नाराजगी थी जो अनिल विज की थी कि उनके समर्थकों को जगह नहीं मिला। मानेसर सीट पर खास तौर पर राव इंद्रजीत सिंह चाहते थे कि उनके समर्थक को यहाँ पर उतारा जाए, लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समर्थक को यहाँ पर उतारा जाता है। शुरुआती दौर में देखा जाता है कि मानेसर में भारतीय जनता पार्टी पीछे नजर आई और निर्दलीय उम्मीदवार आगे दिखाई दिया। अब मानेसर में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी माना जा रहा है कि मानेसर पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ सकती है। क्या राव इंद्रजीत सिंह भी असर डाल रहे हैं? देखिए बिल्कुल, बड़े नेताओं को आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे राव इंद्रजीत हो, चाहे अनिल विज हो। जैसे मैंने आपसे कहा भी कि अगर अनिल विज को नहीं मनाया जाता तो अंबाला कैंट सीट के ऊपर हाल कुछ और नजर होता हुआ दिखाई पड़ता। इसके आंकड़े भी अगर आप देखेंगे तो नजर आता है कि 90 के आसपास से अनिल विज की राजनीतिक करियर शुरुआत होती है। 91 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, 94-95 में आते आते बीजेपी से खफा भी हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और देखिए कमाल का मैजिक ये देखिए 96 में और 2000 में निर्दलीय के रूप में अनिल विज चुनाव में जाते हैं और दोनों बार चुनाव जीतते हैं। तो ये उनकी अपनी जो कह सकते हैं फैन फॉलोइंग है, लोकप्रियता है, उसका फायदा उनको मिलता है। बीजेपी ने भी बारंबार उनको इसीलिए अप्रोच किया है कि भाई उनका अपना एक वोट बैंक है, अपना एक कह सकते हैं कि वहां पर जो कार्यकर्ता है, जो स्ट्रॉन्ग लॉबी है, वो उनको फायदा पहुंचाती है। राव इंद्रजीत के बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि उनका भी अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। और देखिए जो अहिरवाल वोट का जो समीकरण
रहता है उसमें सबसे बड़े नेता के तौर पर राव इंद्रजीत को देखा जाता है, समझा जाता है। वैसे में अगर उनके गढ़ से बीजेपी हारती है तो बिल्कुल इसमें कोई संकोच की बात नहीं है कि उनका प्रभाव कहीं ना कहीं नजर आएगा कि बीजेपी ने अगर उनके पसंदीदा उम्मीदवार को नहीं उतारा तो यानी कि उनका समर्थन भी उस बीजेपी उम्मीदवार को नहीं मिला है, और ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब हो सकता है कि अगर बड़े नेता आपस में अगर इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक जैसे कांग्रेस पार्टी को इस समय हो रहा है, जहां पर चाहे शैलजा हो, चाहे हुड्डा हो, चाहे सुरजेवाला हो, सब अलग अलग राहों पर जिस तरह चलते हुए नजर आ रहे हैं, उससे पार्टी का बंटाधार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी को लेकर ये लगातार कहा भी जाता, सुना भी जाता है कि तमाम आपसी कह सकते हैं कि नाराजगी हो, कोई आपस में एक दूसरे का साथ लेकर चलना नहीं चाहता हो, लेकिन पार्टी लाइन के ऊपर सब एक दूसरे की बात मानते हैं। और यही वजह है कि न सिर्फ हरियाणा में बल्कि तमाम प्रदेश के कोनों में बीजेपी स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है, मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी का कमजोर होने का कारण भी यही नजर आता है कि जो बड़ी लीडरशिप है, बड़े नेता हैं, वो आपस में तालमेल नहीं रखना। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी में तालमेल नजर नहीं आता है, जबकि जुलाना से विधानसभा का चुनाव विनेश फोगाट ने जीता, लेकिन वही विधानसभा क्षेत्र में जब यहाँ निकाय चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आती है। निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के जरिए चुनाव जीत लिया जाता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। तभी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे बड़े चेहरे ये कहते हैं कि निकाय चुनाव हमारे लिए जरूरी नहीं है, हम तो एमपी एमएलए के चुनाव में लड़ते हैं और उसी के लिए मैदान में उतरते भी हैं। तभी तो हम देख रहे हैं कि 10 नगर निगम की सीटों की बात करें तो हिसार, गुरुग्राम, करनाल, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, पानीपत, अंबाला, यहाँ सोनीपत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। लेकिन मानेसर सीट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है ये सीट भी जीत ले। अभी 10 सीटें बताई जा रही हैं, 10 और 9 के बीच यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। देखना होगा शाम तक परिणाम क्या कुछ बताते हुए नजर आते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत साबित कर रही है कि बीजेपी मजबूत हो रही है और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में और भी ज्यादा पिछड़ रही है? और इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकते हैं? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा है इसका सबसे बड़ा कारण? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।